हाँ, तो रिएक्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स एक होता है क्या, कंपोनेंट्स एक बहुत है, क्योंकि रिएक्ट में पूरा इसी पे बेस्ड है। कंपोनेंट्स भी किस टाइप का, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। रीयूजेबल ऐसा कंपोनेंट्स जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो रिएक्ट के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ कंसेप्ट है रिएक्ट के अंदर। उन सारे कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है कंपोनेंट्स का, कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स भी कैसे, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अभी ये कंपोनेंट्स है क्या, तो कंपोनेंट्स एक्चुअली है कुछ नहीं, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। जैसे हम लोग क्या करते थे, जब हम सी पढ़ के आए हैं, सी में हमको अगर बहुत सारा कोड लिखना रहता था तो हम उसको मल्टीपल फंक्शंस में ब्रेक डाउन कर देते थे। अगर हमको बहुत बड़ा कोड लिखना है सी में, तो हम क्या करते थे, उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दे, मल्टीपल फंक्शंस में ब्रेक डाउन करते थे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर की प्रोग्राम है, तो कैलकुलेटर के अंदर हमको 4 ऑपरेशन करना है, तो हम क्या करते थे, एडिशन के लिए एक अलग फंक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलग फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन के लिए एक अलग फंक्शन और डिवीजन के लिए एक फंक्शन, चारों चीज के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या होता था कि अगर हमको कभी कुछ डिबगिंग करनी रहती थी, एरर कुछ है, तो अगर हमारा एडिशन वाला पार्ट नहीं काम कर रहा है तो हमको सिर्फ एडिशन वाले फंक्शन को देखना है, हमको बाकी सारे को देखने की जरूरत नहीं है। अगर सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन वाले को, यानी मेरे लिए एक तो रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती थी, और दूसरा क्या होता था, मेरा कोड में एरर फाइंडिंग इजी हो जाता था। सेम तरीका यहाँ पे होता है कि रिएक्ट के से पहले क्या होता था, हम मान लो यूआई यूएक्स बना रहे हैं, हमने HTML CSS में यूआई यूएक्स बनाना, फ्रंट एंड बनाना सीखा था, या जावास्क्रिप्ट का भी यूज करके। तो वो चलो एक छोटे लेवल पे तो ठीक है कि एक छोटे मोटे वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे तुम्हारा 100-200 लाइन का कोड है। बट एक मान लो कि कोई हाईली फंक्शनल वेबसाइट है, जैसे कोई बैंकिंग का सॉफ्ट बैंकिंग वेबसाइट है, या फेसबुक का मान लो फेसबुक की फ्रंट एंड है, उस पर तुम देख रहे हो कितना कुछ हो रहा है। फेसबुक की फ्रंट एंड है, या कोई भी तुम रियल लाइफ में कोई भी हाईली फंक्शनल वेबसाइट उठा लो, वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत कुछ हो रहा है तो वो ऐसे तो बहुत कुछ नहीं हो रहा है, उसके उस बहुत कुछ को करने के पीछे बहुत सारा कोड भी लिखा हुआ है। तो अब बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, तो समझ लो कि अगर मान लो वो सारा कोड एक ही लाइन साथ लिखा हो, जैसे हम लोग आज तक करते आ रहे थे, आज तक हम लोग जो किए थे वेब डेवलपमेंट में लास्ट टाइम, उस सारा कोर्स को मान लो हम एक ही अथी में HTML फाइल के अंदर लिख रहे हैं, या एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख रहे हैं, तो एरर फाइंडिंग हमारे लिए फिर टफ हो जाएगा। तो इस चीज से डील करने के लिए कि फॉर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को बनाना इजी हो जाए, कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को बनाना हमारे लिए इजी हो जाए, इस चीज को डील करने के लिए रिएक्ट ने क्या लाया, कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट। कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक अलग अलग ब्लॉक बना रहे हो, किसके लिए, फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ यूआई, तुम्हारे फ्रंट एंड के लिए या यूजर इंटरफेस के लिए अलग अलग पार्ट्स बना रहे हो। मान लो एक स्लाइड शो है तुम्हारा, स्लाइड शो का तुम एक अलग ब्लॉक बना दिए। तुम्हारा मान लो नेविगेशन बार ऊपर में है, नेविगेशन बार के लिए तुम एक अलग अथी बना दिए ब्लॉक। नीचे तुम्हारा फूटर है, उसके लिए एक अलग बना दिए। मान लो तुम्हारा फ्रंट पेज पे एक होगा, कोई नोटिस बोर्ड होगा, तो नोटिस बोर्ड के लिए एक अलग बना दिए। नीचे तुम्हारा गैलरी सेक्शन है, गैलरी सेक्शन के लिए तुम एक अलग कंपोनेंट बना दिए। तो तुम समझ पा रहे हो कि अगर पहले सारा कोड एक जगह था, अब हमने सबका एक अलग अलग ब्लॉक बना दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक तो हमारे लिए अपडेट करना इजी हो गया, क्योंकि हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ पे हमको अपडेट करना है, कोड रीडेबल हो गया। दूसरा, मेरे लिए कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना इजी हो गया, क्योंकि अब हमको एरर फाइंडिंग इजी। तो इस चीज के लिए कंपोनेंट्स का थी आता है। क्लियर हो गया। हम अब आया क्वेश्चन कि सर कंपोनेंट्स क्रिएट कैसे करेंगे। कंपोनेंट्स तो हम समझ गए कि क्या होता है, क्रिएट कैसे करेंगे। तो रिएक्ट में देखो कंपोनेंट दो तरीके से क्रिएट होते हैं। रिएक्ट की में अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स हमको दो तरीके से क्रिएट होते हैं, एक फंक्शन का यूज करके, यूजिंग फंक्शन। तो जो फंक्शन का यूज करके, जिस फंक्शन का यूज करके जो हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शन एक कंपोनेंट क्रिएट होता है यूजिंग फंक्शन, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। और दूसरा तरीका होता है कंपोनेंट को क्रिएट करने का यूजिंग क्लास।
यूजिंग क्लास, कि क्लास का यूज करके, जैसे हम C++ में करते थे, क्लास का यूज करके अलग अलग प्रोग्राम को क्रिएट करते थे, उसको हम कहते हैं क्लास कंपोनेंट। तो हमको रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्रिएट करने का मेरे पास दो तरीका है, कि हमारा एक है क्या फंक्शनल कंपोनेंट, एक होता है क्लास कंपोनेंट। तो ये दो तरीका है। अब वो होगा कि सर दोनों में अंतर क्या है, क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट में। तो देखो इनिशियली जो हम बात करते थे, इनिशियली क्या होता था, फंक्शनल कंपोनेंट स्टेटलेस होता था, स्टेटलेस मतलब, और ये क्लास कंपोनेंट स्टेटफुल होता था। अब ये कौन सा सर आपने नया टर्म ऐड कर दिया कि स्टेटलेस और स्टेटफुल, कि इनिशियली फंक्शनल कंपोनेंट स्टेटलेस होता था, क्लास कंपोनेंट स्टेटफुल होता था। अब ये क्या है सर स्टेटलेस? तो देखो स्टेटलेस और स्टेटफुल का मतलब क्या था, होता क्या है कि स्टेटलेस मतलब उसमें कोई स्टेट नहीं होगा। स्टेट इन सेंस करने का मतलब कि हम उसमें अलग अलग स्टेप्स होता है, अलग अलग स्टेप्स होगा या स्टेट होगा। जैसे हम मान लो फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में हम पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है अलग अलग स्टेप पे। या फॉर एग्जांपल तुम मान लो कि एक आइस को तुम गर्म कर रहे हो, आइस को गर्म करके तुमको पूरा उसको एवोपरेट कर देना है, तो आइस अपने अलग अलग स्टेज से गुजरेगा। पहले आइस क्या होगा, पानी में चेंज होगा, फिर पानी तुमको भाप बन के एवोपरेट होगी। तो यहाँ क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है तुम्हारा कि आइस को अति भाप बना करके एवोपरेट करना, ये मल्टीपल स्टेट से गुजर रहा है। तो ऐसे ही रियल लाइफ में क्या होता है तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको पेज पे चेंजेस करना है, कुछ पेज पे चेंजेस करना है स्लाइड शो के, कि स्लाइड शो इनिशियली एक स्लाइड शो दिखेगा, उसके बाद दो दिखेगा, फिर तीन दिखेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट तुम्हारा चेंज कर रहा है। तो ये जो स्टेट चेंज होता है, इसी को हम कहते हैं स्टेट्स का। तो अगर कुछ ऐसा प्रोसेस, कुछ ऐसा यूआई यूएक्स जहां पे हमारे प्रोसेस में कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रहा, वो स्टैटिक है, उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं हो रही है, वो हमेशा एक ही स्टेट में रह रही है, उसको हम कहेंगे स्टेटलेस। एक ऐसा थी यूआई यूएक्स बनाना जहां पे हमारा क्या हो रहा है, उसके अंदर का मेरा जो कंपोनेंट्स है वो हमेशा एक ही स्टेट में रह रहा है, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है। अगर हमने सेट कर दिया कि ट्रू, तो ट्रू ही रह रहा है, वो फॉल्स नहीं हो रहा है। तो वो तुम्हारा क्या होगा, वो स्टेटलेस हो गया। लेकिन वहीं पे फॉर एग्जांपल एक दूसरा तुम अथी केस समझ लो, कि फॉर एग्जांपल तुम कुछ एक ऐसा गेम बना रहे हो जहां पे तुम एक बटन को प्रेस कर रहे हो, तो वैल्यू 0 से 1 हो जा रहा है, फिर प्रेस किए फिर 0 हो जा रहा है, फिर प्रेस किए 1 हो जा रहा है, यानी 0 1 0 1 0 1 स्टेट चेंज कर रही है बार बार। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो जो एक कोई वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमने इनिशियली वैल्यू को 0 किया, अब अगर हम कोई बटन प्रेस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो रही है, यानी उसका स्टेट चेंज हो रहा है 0 से 1 में। फिर हमने फिर प्रेस किया बटन, फिर उसकी स्टेट चेंज करके 0 में चलेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे वो जो कंपोनेंट यूआई यूएक्स है उसके अंदर का स्टेट बार बार चेंज कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्टेटफुल का प्रोसेस। तो इनिशियली क्या होता था, हमारा फंक्शनल कंपोनेंट का काम होता था ऐसे प्रोसेस का, फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करके हम ऐसा यूआई यूएक्स बनाते थे जहां पे हमको हमेशा वैल्यू स्टैटिक रखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। लेकिन क्लास कंपोनेंट का यूज क्या करके हम क्या बनाते थे, एक ऐसा यूआई यूएक्स बनाते थे जहां पे बार बार चेंज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म्स का, कि मान लो हमारा एक यूआई यूएक्स है जहां पे हमने फॉर्म्स का डाला, फॉर्म्स का यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और इनपुट लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स का डेटा यूजर को दिखा रहे हैं। एक हम काम कर रहे हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर को फॉर्म दिए यूआई यूएक्स पे, यूजर उस फॉर्म को फिल कर रहा है, और फिल करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस फॉर्म का डेटा को दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, मान लो 10 यूजर आएंगे, तो 10 यूजर अपना बार अलग अलग वैल्यू डालेंगे। मान लो नाम ही ले रहे हैं, तो तुम जाओगे तो अलग नाम डालोगे, तुम्हारा कोई दोस्त आएगा तो अलग नाम डालेगा, कोई और आएगा तो अलग नाम डालेगा। तो यहाँ नेम का क्या हो रहा है, वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं रह रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्टेट अथी मेंटेन कर रहे हैं उसका, यहाँ नेम का स्टेट हम मेंटेन कर रहे हैं उस कंपोनेंट के अंदर। एक स्टेट है, एक कोई वेरिएबल है नेम नाम का, उसका हम स्टेट को मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे केस के लिए हमको क्या यूज करना होगा, क्लास कंपोनेंट का। हम फंक्शनल कंपोनेंट से इनिशियली काम नहीं कर पाते थे।
ये इनिशियल का था, बट फिर क्या हुआ, रिएक्ट का चेंजेज हुआ और रिएक्ट 16.2, अब रिएक्ट का भी अलग अलग वर्जन चल रहा है, अब मुझे नहीं याद है, अभी देखना होगा कि अभी रिएक्ट की कौन सी करंट वर्जन चल रही है, बट रिएक्ट में भी तो अपडेट होते रहते हैं। तो रिएक्ट 16.2 के बाद क्या हुआ, रिएक्ट 16.2 जब आया तो इसने अपडेट एक लाया जो हम आगे पढ़ेंगे, रिएक्ट हुक्स करके। इसने एक अपडेट लाया रिएक्ट हुक्स करके, जिससे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में भी स्टेट को मैनेज कर पाते हैं। तो अब हमारा क्लास कंपोनेंट का हम उतना नहीं, ये कंसेप्ट खत्म हो गया कि हाँ फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करके हम स्टेटलेस यूआई बनाते हैं और क्लास का स्टेटफुल। अब हम फंक्शनल कंपोनेंट को भी स्टेटफुल बना सकते हैं यूजिंग रिएक्ट हुक्स, तो हम आगे डील करेंगे। तो अभी हमारा इतना ही था कि हमारा कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स हम अलग अलग ब्लॉक्स बना रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स यूआई को, ताकि हम उसको क्या कर सके, डन कर सके। अब कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं, तो कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीका है, या तो हम फंक्शन का यूज करेंगे या तो क्लास का यूज करेंगे। फंक्शन का यूज करके जो स्टेट बना रहे हैं उसको हम सॉरी कंपोनेंट बना रहे हैं उसको हम कर रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट, ये इनिशियली स्टेटलेस होते थे। और क्लास का यूज करके जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं उसको कहते हैं क्लास कंपोनेंट, जो स्टेटफुल होते थे। क्लियर है?